लास्ट लेक्चर में हमने डिफ़ाइन किया था कि कंटिन्यूस फंक्शन किसको कहते हैं, और हमने कहा था कि डोमेन में से जब भी कोई पॉइंट सी लें और हमें उस पर कंटिन्यूटी चेक करना हो तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो सी आइसोलेटेड पॉइंट है या लिमिट पॉइंट है। अगर वो पॉइंट सी आइसोलेटेड पॉइंट है तो उस पर फंक्शन कंटिन्यूस है, उस पर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर लिमिट पॉइंट है तो उस पर फंक्शन हो सकता है कंटिन्यूस हो और हो सकता है कंटिन्यूस ना हो। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एक क्राइटेरिया कि लिमिट पॉइंट के ऊपर फंक्शन कब कंटिन्यूस होता है। हम सीखेंगे एक ऐसा रिज़ल्ट कि हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन भी ना अप्लाई करें बल्कि लिमिट की मदद से हम चेक कर पाएँ कि लिमिट पॉइंट के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट टाइम हमने डिफ़ाइन की थी कंटिन्यूटी और इस वक्त हम कंटिन्यूटी डिस्कस करना चाहते हैं लिमिट पॉइंट पर। याद करवा दूं कि लिमिट पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट जो है वो कैसे पॉइंट को कहते हैं। अगर ए आर का सबसेट हो तो एक रियल नंबर सी को ए का लिमिट पॉइंट कहते हैं अगर सी के करीब सेट में इन्फिनिट एलिमेंट्स मौजूद हों। ये लिमिट पॉइंट जो है ये सेट में से भी हो सकता है और हो सकता है ये सेट का एलिमेंट ना हो। अगर हमें कंटिन्यूटी चेक करना है तो कंटिन्यूटी सिर्फ उन पॉइंट्स पे चेक किया करते हैं जो सेट के अंदर मौजूद हों। लिमिट ऑफ फंक्शन की बात कर लेते हैं। जब हम किसी फंक्शन की किसी लिमिट पॉइंट के ऊपर लिमिट की बात करते हैं तो वो पॉइंट उसकी डोमेन में शामिल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यानी लिमिट की बात लिमिट पॉइंट पर हुआ करती है, वो पॉइंट डोमेन में शामिल हो या ना हो। और हम कहा ये करते हैं कि x को c के करीब करने पे fx l के करीब हो रहा है अगर हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमें एक पॉजिटिव डेल्टा मिल जाए कि जब भी डोमेन में से आप पॉइंट x लें और वो वाले x लें जिनके लिए x माइनस सी का मॉडुलस 0 से बड़ा और डेल्टा से छोटा हो तो fx माइनस l का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस निकल आए। अगर ये कंडीशन फुलफ़िल हो तो हम कहते हैं x को c के करीब करने पे fx l के करीब हो रहा है। और c के ऊपर हमने कंटिन्यूटी डिफ़ाइन की थी कि c अगर डोमेन का एक पॉइंट है तो फंक्शन c पे कंटिन्यूस होगा अगर हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए एक पॉजिटिव डेल्टा मिल जाए कि जब भी आप x डोमेन में से लें वो वाले x लें जिनके लिए x माइनस सी का मॉडुलस डेल्टा से लेस हो तो f ऑफ x माइनस f ऑफ c का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस निकल आए। अगर ऐसा हो जाए तो हम कहते हैं c पे फंक्शन कंटिन्यूस है। अब लिमिट की डेफिनेशन में और कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है, एक फ़र्क के साथ कि कंटिन्यूटी जो है वो हमेशा सिर्फ डोमेन के पॉइंट पे चेक करनी है जबकि लिमिट जो है वो लिमिट पॉइंट पर चेक होती है जो कि डोमेन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एक और फ़र्क ये है कि जब हम कंटिन्यूटी को चेक करते हैं हम कहते हैं कि x को c के करीब करने पे fx fc के करीब हो जाएगा, जबकि हम लिमिट की दफ़ा कहते हैं कि x को c के करीब करने पे fx l के करीब हो जाएगा। अगर x को c के करीब करने पे fx जिस नंबर l के करीब हो रहा है वो नंबर f ऑफ c हो तो फिर लिमिट और कंटिन्यूटी एक ही बात बन जाती हैं। लेकिन अभी भी थोड़े से फ़र्क के साथ। किस फ़र्क के साथ कि कंटिन्यूटी में हम कहते हैं कि वो डोमेन के एलिमेंट्स लेने हैं जिनके लिए x माइनस सी का मॉडुलस डेल्टा से लेस हो, जबकि लिमिट में हम कहते हैं डोमेन के वो एलिमेंट्स x लेने हैं जिनके लिए x माइनस सी का मॉडुलस 0 से बड़ा और डेल्टा से लेस हो। यहाँ पे कह रहे हैं x माइनस सी का मॉडुलस डेल्टा से लेस हो, यहाँ पे हम कह रहे हैं x माइनस सी का मॉडुलस 0 से बड़ा और डेल्टा से लेस हो। थोड़ा सा ये फ़र्क है। यहाँ पे हम डोमेन में से सारे पॉइंट्स लेते हैं, c भी लेते हैं क्योंकि c माइनस सी का मॉडुलस डेल्टा से लेस होता है, 0 होता है। लेकिन लिमिट की दफ़ा हम c की बात नहीं कर रहे होते, सिर्फ c के करीब एलिमेंट्स की बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे अगर हम x को c लें तो c माइनस सी का मॉडुलस 0 होगा, डेल्टा से छोटा होगा लेकिन 0 पे बड़ा नहीं होगा। बस अगर यही फ़र्क ख़त्म हो जाए यानी x को c के करीब करने पे fx l के करीब हो रहा हो और c ऐसा लिमिट पॉइंट हो कि c डोमेन में भी शामिल हो, फिर लिमिट और कंटिन्यूटी एक ही बात है।
अगर फंक्शन की लिमिट का आंसर फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ रहा हो तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, और अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसकी लिमिट का आंसर उसकी वैल्यू के इक्वल आएगा, बशर्ते कि जिस पॉइंट सी पर हम लिमिट की बात कर रहे हैं वो सी डोमेन में शामिल हो। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आइंदा से हम लिमिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम सी पर, अगर सी डोमेन में है और लिमिट पॉइंट है, हम उसकी लिमिट मालूम करें और उसकी लिमिट का आंसर एफ ऑफ सी के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे फंक्शन सी पर कंटिन्यूस भी है। इस बात को जो अभी तक मैंने डिस्कस की है आपके साथ, इसको एज अ थ्योरम लिख लेते हैं और प्रूफ कर लेते हैं और आइंदा से इसको इस्तेमाल किया करेंगे। थ्योरम है हमारे पास कि अगर ए आर का सबसेट है, एफ ए से आर पे कोई फंक्शन है, सी ए का कोई एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है और सी लिमिट पॉइंट भी है। अगर सी ए का एलिमेंट है और सी उसका लिमिट पॉइंट है तो ऐसी सूरत में फंक्शन कंटिन्यूस होगा सी के ऊपर इफ़ एंड ओनली इफ़ के फंक्शन की जो लिमिट है सी पर वो एफ ऑफ सी निकल आए। इन दो स्टेटमेंट्स में इफ़ एंड ओनली इफ़ है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो सी पर उसकी लिमिट का आंसर एफ ऑफ सी होना चाहिए, और अगर सी पे फंक्शन की लिमिट का आंसर एफ ऑफ सी है तो फंक्शन सी पे कंटिन्यूस होगा। अगर सी डोमेन में हो और सी उसका लिमिट पॉइंट हो। अगर सी डोमेन का लिमिट पॉइंट ना हो तो फिर वो आइसोलेटेड पॉइंट होगा, फिर हमें कंटिन्यूटी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर हम उस पर लिमिट की बात भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर सी डोमेन में है और सी लिमिट पॉइंट है तो फिर फंक्शन सी पर कंटिन्यूस होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ सी पर उसकी लिमिट उसकी वैल्यू के इक्वल आ रही हो। इस बात का प्रूफ करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट को ट्रू मान के सेकंड स्टेटमेंट हम प्रूफ करने लगे हैं। हम मानने लगे हैं कि फंक्शन सी पर कंटिन्यूस है। अगर फंक्शन सी पर कंटिन्यूस है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और ये कंडीशन हमने फुलफ़िल करनी है। फंक्शन सी पर कंटिन्यूस है तो किसी भी गिवन पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमें मिल जाएगा पॉजिटिव डेल्टा। इस तरह का पॉजिटिव डेल्टा मिलेगा कि जब भी हम x डोमेन में से लेंगे और वो वाले x लेंगे जिनके लिए x माइनस सी का मॉडुलस डेल्टा से लेस होगा तो f ऑफ x माइनस एफ ऑफ सी का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस आ जाएगा। ये बात होल्ड कर रही है और ये बात हमने प्रूफ करनी है कि अगर हम x डोमेन में से वो लें कि जिनके लिए x माइनस सी का मॉडुलस 0 से बड़ा और डेल्टा से छोटा हो तो एफ एक्स माइनस एफ सी के मॉडुलस को एप्सिलॉन से छोटा आना चाहिए। इस बात में और इस बात में फ़र्क कहाँ पर है? फ़र्क इस पहली स्टेटमेंट में है। इसके मुताबिक x माइनस सी का मॉडुलस डेल्टा से लेस होना चाहिए और इसके लिए है कि x माइनस सी के मॉडुलस को डेल्टा से लेस और 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर x माइनस सी का मॉडुलस डेल्टा से लेस है तो इसमें वो सारे x हैं जिनके लिए x माइनस सी का मॉडुलस डेल्टा से लेस है और c भी है। c माइनस सी का मॉडुलस 0 है, वो भी डेल्टा से लेस है। जबकि इसमें वो सारे x हैं जिनके लिए x माइनस सी का मॉडुलस डेल्टा से लेस है, अलबत्ता c नहीं है, क्योंकि c माइनस सी का मॉडुलस 0 होता है जो 0 से बड़ा नहीं होता। अगर ये रिज़ल्ट c के लिए भी होल्ड कर रहा है और उन सारे x के लिए भी होल्ड कर रहा है जिनके लिए x माइनस सी का मॉडुलस डेल्टा से लेस है, तो मैं इस रिज़ल्ट को ऐसे भी लिख सकता हूँ। ऐसा लिखते हुए मैं एक एलिमेंट बीच में से नहीं लिख रहा हूँगा, बाकी सारे लिख रहा हूँगा, लेकिन ऐसा लिख लेने पे ये बात प्रूव हो जाएगी कि फंक्शन की सी पे लिमिट जो है वो एफ ऑफ सी के इक्वल है। तो यहाँ से हम कह ये रहे हैं कि अगर एक्स ए में है, इसको हम ऐसे लिखने की बजाय ऐसे लिख लें तो हम पहले से कम एक्स ले रहे हैं। यहाँ पे हम सी को भी ले रहे थे, अब हम सी को नहीं ले रहे हैं, लेकिन ऐसा लिख लेने से हमारे पास लिमिट की डेफिनेशन फुलफ़िल हो गई है और इसका मतलब है कि फंक्शन की सी पर लिमिट जो है वो एफ ऑफ सी के इक्वल है। हमने मान लिया था कि फंक्शन सी पर कंटिन्यूस है। हमने प्रूव कर दिया कि फंक्शन की सी पर लिमिट जो है वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है। अब हम इस थ्योरम को कन्वर्सली प्रूफ करते हैं। दूसरी स्टेटमेंट को ट्रू मान लेते हैं कि फंक्शन की सी पर लिमिट एफ ऑफ सी के इक्वल है और साबित करते हैं कि फंक्शन जो है वो सी पर
कंटिन्यूस है। अब हम ये बात मान रहे हैं और ये बात हमने प्रूव करनी है, यानी हम मान ये रहे हैं कि किसी भी गिवन पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए एक पॉजिटिव डेल्टा एग्जिस्ट कर रहा है कि जब भी हम एक्स ए में से लें और वो एक्स लें जिनके लिए एक्स माइनस सी का मॉडुलस 0 से बड़ा और डेल्टा से छोटा हो, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हुआ करता है। और हमने ये वाली स्टेटमेंट प्रूव करनी है। फिर दोबारा याद करवा दूं, इस स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में सिर्फ इतना फ़र्क है, ये जिन x के लिए होल्ड कर रही है उनमें c नहीं है, जबकि ये c के लिए भी होल्ड कर रही है। अगर हम इस स्टेटमेंट को c के लिए अलग से चेक कर लें और c के लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू बन रही हो तो हम यहाँ से ग्रेटर देन 0 वाली बात को ख़त्म कर देंगे और हमारे पास कंटिन्यूटी की डेफिनेशन फुलफ़िल हो जाएगी। तो यही स्टेटमेंट हम c के लिए चेक करने लगे हैं। यहाँ पे हमारे पास c a में है और c माइनस सी का मॉडुलस 0 है जो डेल्टा से लेस है, और अगर ये c a में है और इसके लिए c माइनस सी का मॉडुलस 0 डेल्टा से लेस है, तो अब हमें ये रिजल्ट प्रूफ करना है कि एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी के मॉडुलस को एप्सिलॉन से लेस होना चाहिए। एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी का मॉडुलस 0 बनेगा और ऑब्वियसली 0 एप्सिलॉन से लेस है। यानी ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर लिमिट की वजह से उन सारे एक्स ए के लिए होल्ड कर रही थी जिनके लिए एक्स माइनस सी का मॉडुलस 0 से बड़ा और डेल्टा से छोटा था। इसी स्टेटमेंट को हमने सी के लिए भी चेक किया है, सी के लिए भी होल्ड कर रही है। इसका मतलब है अब हम लिख सकते हैं कि जब भी आप डोमेन ए में से कोई सा भी पॉइंट एक्स लें इस तरह का कि एक्स माइनस सी का मॉडुलस डेल्टा से लेस हो, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हुआ करता है। यही बात हम प्रूफ करना चाह रहे थे। इस बात के प्रूफ कर लेने से नतीजा ये निकला है कि फंक्शन सी पर कंटिन्यूस है। आइंदा से आपने याद रखना है कि अगर आपने कंटिन्यूटी किसी डोमेन के पॉइंट सी पे चेक करनी है और वो सी उसका लिमिट पॉइंट है, तो आप सी के ऊपर कंटिन्यूटी डेफिनेशन चेक करने की बजाय लिमिट की मदद से भी चेक कर सकते हैं। आप उस फंक्शन की सी पर लिमिट हल करें, अगर उस लिमिट का आंसर फंक्शन की सी के ऊपर वाली वैल्यू के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे फंक्शन सी पर कंटिन्यूस है। लिमिट्स हम पहले हल कर चुके हैं, तो कंटिन्यूटी को आइंदा से हम चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिमिट ऑफ द फंक्शन। हमें याद है कि अगर सी डोमेन में से है और सी लिमिट पॉइंट नहीं है यानी आइसोलेटेड पॉइंट है, तो सी पे फंक्शन कंटिन्यूस ही होगा। और अभी हमने प्रूव ये किया है कि अगर सी लिमिट पॉइंट है तो सी पे फंक्शन कंटिन्यूस होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ सी पे फंक्शन की लिमिट और वैल्यू का जवाब सेम आ जाए। तो जब भी हमने किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी विद द हेल्प ऑफ लिमिट चेक करनी होगी तो हम ये करेंगे कि चेक ये किया करेंगे कि फंक्शन की सी पर लिमिट हल हो रही है या नहीं हो रही, एक बात। और दूसरी बात हम ये चेक किया करेंगे कि सी पे लिमिट का आंसर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आया है या नहीं आया। अगर लिमिट हल हो रही हो सी पर और सी पर लिमिट और वैल्यू का आंसर सेम आ रहा हो और सी जो है वो ए का लिमिट पॉइंट हो, सी ए में से हो, यहाँ आर नहीं ए होगा, और सी ए का लिमिट पॉइंट हो, तो फंक्शन सी पर कंटिन्यूस होगा अगर सी पर उसकी लिमिट हल हो जाए और उसकी लिमिट का आंसर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ जाए। एक एग्जांपल करते हैं जिसमें हम कंटिन्यूटी को चेक करने लगे हैं डेफिनेशन की बजाय इस थ्योरम की मदद से। एग्जांपल है हमारे पास, फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के, और प्रूव ये करना है कि ये पूरे के पूरे सेट ऑफ रियल नंबर्स पे कंटिन्यूस है। डोमेन हमारी सेट ऑफ रियल नंबर्स है, हमने पूरी डोमेन पे फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव करना है। याद रहे फंक्शन डोमेन पे कंटिन्यूस उस वक्त हुआ करता है जब डोमेन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूस हो, और अगर हमारी डोमेन में इन्फिनिट एलिमेंट्स हों और उस डोमेन पे हमने फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव करना हो तो हम जनरली एक पॉइंट सी लेकर उस पर कंटिन्यूटी चेक किया करते हैं। अगर किसी भी पॉइंट सी पर कंटिन्यूस निकल आए तो इसका मतलब है पूरी की पूरी डोमेन पे कंटिन्यूस है। कोई सा रियल नंबर सी ले लेते हैं और सोचते ये हैं कि ये सी जो हमने डोमेन में से लिया है ये इसका लिमिट पॉइंट है या नहीं है। अगर लिमिट पॉइंट है
तो हम इस मेथड से कंटिन्यूटी को चेक करेंगे, और अगर लिमिट पॉइंट नहीं है तो फिर वो आइसोलेटेड पॉइंट होगा और ऑब्वियसली उस पर कुछ भी चेक करना नहीं होगा, फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूस ही होगा। c एक रियल नंबर है, c के करीब और भी बहुत से रियल नंबर्स मौजूद हैं। इसका मतलब है c जो है वो r का लिमिट पॉइंट है। अब हमें इस पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो हम इस पे फंक्शन की वैल्यू मालूम करते हैं। फंक्शन की वैल्यू कैसे निकलेगी, x की जगह c लिख दें, f ऑफ c स्क्वायर आ गया, और हम इसकी लिमिट हल करते हैं। अब लिमिट हल करते हुए आपको डेफिनेशन ऑफ लिमिट अप्लाई नहीं करनी, बल्कि हम जो लिमिट के रिजल्ट्स प्रूव कर चुके हैं उनकी मदद से लिमिट सॉल्व करना है। तो लिमिट सॉल्व करते हैं, x पोचेस टू c f ऑफ x की, यानी लिमिट x पोचेस टू c x स्क्वायर की सॉल्व करनी है। और पॉलिनॉमियल फंक्शन में लिमिट कैसे सॉल्व किया करते हैं, x की जगह डायरेक्ट नंबर सब्स्टिट्यूट कर लिया करते हैं। हमने x की जगह c लिखा तो लिमिट का आंसर c स्क्वायर आ गया। फंक्शन की c पर वैल्यू c स्क्वायर है, फंक्शन की c पर लिमिट c स्क्वायर है, इसका मतलब है c पर लिमिट और वैल्यू सेम आ रहे हैं, और अगर लिमिट और वैल्यू सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब है ये फंक्शन किसी भी रियल नंबर c पे कंटिन्यूस है, और अगर किसी भी रियल नंबर c पे कंटिन्यूस है तो इसका मतलब है पूरे के पूरे सेट ऑफ रियल नंबर्स पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है। और अब हम बात करने लगे हैं कि कब कहेंगे कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है। याद रहे, हमने जब कंटिन्यूटी की बात की है तो हमने कहा ये है कि फंक्शन डोमेन के पॉइंट c पे कंटिन्यूस होगा। तो जब हम डिसकंटिन्यूटी की बात करेंगे तो भी डोमेन के ही किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी की बात करेंगे। डेफिनेशन हम ये कर रहे हैं कि अगर a r का सबसेट है, f a से r पे कोई फंक्शन है, c a का पॉइंट है, डोमेन का पॉइंट है, और ये a का लिमिट पॉइंट है। लिमिट पॉइंट पे हम बात करने लगे हैं डिसकंटिन्यूटी की। क्यों? इसलिए कि अगर वो आइसोलेटेड पॉइंट है तो आइसोलेटेड पॉइंट पे तो वो हमेशा कंटिन्यूस ही होता है। c a में है और c a का लिमिट पॉइंट है। आप चेक करते हैं कंटिन्यूटी की कंडीशन फुलफिल नहीं होती, f c पर कंटिन्यूस नहीं निकलता, तब हम कहेंगे कि फंक्शन c पर डिसकंटिन्यूस है। याद रहे, हम सिर्फ डोमेन के पॉइंट पे फंक्शन को डिसकंटिन्यूस कहेंगे, और डोमेन के भी सिर्फ लिमिट पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस कहेंगे अगर उस पॉइंट c पे फंक्शन कंटिन्यूस ना हो। अगर फ़र्ज़ करें मैं एक फंक्शन लिखूं f ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 1, और आपसे पूछूं कि बताएं ये फंक्शन 1 पे कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। हो सकता है आप जल्दी से जवाब दें कि ये फंक्शन 1 पे डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि 1 पे इसकी वैल्यू नहीं निकल रही। इस फंक्शन की जो डोमेन है हमारे पास वो सारे रियल नंबर्स हैं, और उस डोमेन में 1 शामिल नहीं है। और इस बात को सोचते हुए कि चूँकि f ऑफ 1 नहीं निकल रहा, आप कहें कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको कहना ये चाहिए कि इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को हम 1 पे डिस्कस ही नहीं कर सकते। लेकिन इससे ये रिज़ल्ट नहीं निकालना चाहिए कि हम चूँकि इसकी कंटिन्यूटी को 1 पे डिस्कस ही नहीं कर सकते इसलिए ये डिसकंटिन्यूस है। अगर आप इस तरह से रिज़ल्ट ड्राइव करेंगे और मैं आपसे पूछूं कि क्या ये आयोटा पे कंटिन्यूस है, तो आप कहेंगे नहीं, आयोटा पे भी डिसकंटिन्यूस है। लेकिन आयोटा पे भी इसकी कंटिन्यूटी हम डिस्कस ही नहीं कर सकते क्योंकि डोमेन में शामिल नहीं है, और 1 पे भी हम इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस ही नहीं कर सकते क्योंकि 1 इसकी डोमेन में शामिल नहीं है। जब भी किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी चेक करनी होगी तो सबसे पहली शर्त ये है कि वो पॉइंट डोमेन में हो। अगर डोमेन में ना हो तो ये नहीं कहेंगे कि फंक्शन इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, बल्कि ये कहेंगे कि फंक्शन की कंटिन्यूटी इस पॉइंट पर डिस्कस करना मुमकिन नहीं है। और अगर वो डोमेन में है और लिमिट पॉइंट है तो फिर हम उसकी डिसकंटिन्यूटी की बात कर सकते हैं। और कैसे कहेंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अगर हम उसे कंटिन्यूस ना प्रूव कर पाएँ। और अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट कब कहेंगे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है? जब या तो लिमिट ना हल हो सकी, और या लिमिट हल हो सकी लेकिन लिमिट और वैल्यू सेम ना आए। ये दोनों बातें होती हैं तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है।
अगर इन दोनों में से कोई भी एक बात फेल हो जाए तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं डिसकंटिन्यूस होता है। यानी डिसकंटिन्यूटी के लिए किसी भी लिमिट पॉइंट के ऊपर या तो उसकी लिमिट ना हल हो या लिमिट हल हो जाए लेकिन वैल्यू के इक्वल ना आए, तब हम कहेंगे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। और नेक्स्ट हम कुछ डिसकंटिन्यूटी की मज़ीद क्लासिफिकेशन करने लगे हैं। सबसे पहले हम बात करने लगे हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी की। मैंने अभी आपको बताया कि डिसकंटिन्यूस होने की दो में से कोई एक रीज़न हो सकती है, या तो लिमिट हल ना हो या लिमिट हल हो जाए लेकिन वैल्यू के इक्वल ना आए। कहते ये हैं फंक्शन की किसी पॉइंट के ऊपर रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है अगर उसकी उस पॉइंट पर लिमिट हल हो जाए लेकिन लिमिट और वैल्यू सेम ना आए। हम कहते हैं कि अगर ए आर का सबसेट है, एफ ए से आर पे कोई फंक्शन है, सी ए का पॉइंट है, डोमेन में है और लिमिट पॉइंट है, अगर हम इसकी लिमिट हल करें, हल हो जाए और लिमिट और वैल्यू सेम ना आए तो हम कहेंगे कि फंक्शन सी के ऊपर एक रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी रखता है। फंक्शन सी के ऊपर डिसकंटिन्यूस है और हम इस डिसकंटिन्यूटी को नाम देंगे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हम क्यों नाम दे रहे हैं, इसको एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है आर से, आर पे फंक्शन के दो फार्मूले हैं। एक फार्मूला है साइन एक्स ओवर एक्स और ये फार्मूला उस वक्त है अगर एक्स ज़ीरो ना हो, और अगर एक्स ज़ीरो हो तो फंक्शन का आंसर है 2। ये फंक्शन सारे रियल नंबर्स पे डिफाइंड है और मेरा क्लेम इस वक्त ये है कि ज़ीरो के ऊपर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है और ज़ीरो पे इसकी जो डिसकंटिन्यूटी है वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। इसके लिए क्या करूँगा, इसके लिए मैं लिमिट हल करूँगा, इसके लिए मैं वैल्यू हल करूँगा। लिमिट हल हो जानी चाहिए लेकिन लिमिट और वैल्यू को सेम नहीं आना चाहिए। ज़ीरो के ऊपर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है और ज़ीरो पे जो डिसकंटिन्यूटी है वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। इसके लिए मैं ज़ीरो पे वैल्यू निकाल रहा हूँ। ज़ीरो पर इसकी वैल्यू फार्मूले में खुद गिवन है कि 2 है। दूसरा इसकी लिमिट हल कर रहे हैं एक्स पोचेस टू 0 और साइन एक्स ओवर एक्स की लिमिट एक्स पोचेस टू 0 के केस में हमें याद है 1 होती है। हमने लिमिट सॉल्व कर ली, 0 पे 1 आई, वैल्यू सॉल्व कर ली 2 आई, लिमिट और वैल्यू सेम नहीं आए। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन लिमिट और वैल्यू सेम नहीं आए। इसका मतलब है फंक्शन 0 पे डिसकंटिन्यूस है और 0 पे जो डिसकंटिन्यूटी है वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। क्यों हम इसको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कह रहे हैं, इसके लिए ज़रा फंक्शन का ग्राफ देखते हैं। 0 पे फंक्शन का आंसर 2 है। 0 के अलावा फंक्शन के जो आंसर्स हैं वो साइन एक्स ओवर एक्स की मदद से निकाले जाएंगे और उसका ग्राफ कुछ इस शेप का है। इस शेप का ग्राफ देखते हुए आप कह सकते हैं कि फंक्शन के ग्राफ में गैप आ गया है। कहाँ पर गैप आ गया है? 0 पर गैप आ गया है और ये डिसकंटिन्यूस हो गया है 0 पे। हो सकता है आप कहें कि प्रीवियस लेक्चर में आपने कहा यह था कि कंटिन्यूटी का और गैप का रिलेशन नहीं है। ऐसे फंक्शंस भी मौजूद हैं जो कंटिन्यूस हैं और उनके ग्राफ में गैप है, लेकिन यहाँ पे मैं गैप की मदद से ही आपको कह रहा हूँ कि फंक्शन 0 पे डिसकंटिन्यूस है। वजह यह है कि यहाँ पे जो डोमेन है उसका हर पॉइंट ही उसका लिमिट पॉइंट है। लिमिट पॉइंट के ऊपर जब हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो उसमें गैप नहीं होने चाहिए। हाँ, अगर जो पॉइंट्स डोमेन के हैं वो आइसोलेटेड पॉइंट्स हों तो फिर फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा और फंक्शन के ग्राफ में गैप भी आ जाएंगे। यहाँ पे डोमेन सारे रियल नंबर्स हैं। जो 0 है वो उसका लिमिट पॉइंट है। 0 के ऊपर कंटिन्यूटी उसी वक्त होगी अगर ग्राफ में गैप ना आया। यहाँ ग्राफ में गैप आ गया है। अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट भी ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। इस गैप को ख़त्म किया जा सकता है और फंक्शन के ग्राफ को बगैर ब्रेक के बनाया जा सकता है, यानी फंक्शन को कंटिन्यूस बनाया जा सकता है थोड़ी सी चेंज से। ये डिसकंटिन्यूटी रिमूव की जा सकती है, इसीलिए हम इस डिसकंटिन्यूटी को कह रहे हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ज़रा गैस करें कैसे ये डिसकंटिन्यूटी रिमूव की जा सकती है। अगर मैं 0 के ऊपर फंक्शन का आंसर 0 ले आऊँ
तो फंक्शन के ग्राफ में ये जो गैप है ये गैप ख़त्म हो जाएगा और फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। अगर फ़र्ज़ करें मैं एक नया फंक्शन g बना लेता हूँ कि 0 के अलावा इस g के आंसर्स वही हैं जो f के आंसर्स हैं, यानी sin x ओवर x के इक्वल है, और 0 पे जो इसका आंसर 2 आ गया था जिसकी वजह से ग्राफ में गैप आ गया था, हम 0 पे इसका आंसर 1 रख लेते हैं। तो ये इस फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा। 0 के ऊपर इसके ग्राफ में गैप नहीं होगा। ये नया फंक्शन जो आपने f की मदद से बनाया है ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस है। इसीलिए हम इस डिसकंटिन्यूटी को रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कह रहे हैं। हम एक पॉइंट को रिमूवेबल डिसकंटिन्यूस पॉइंट कहते हैं अगर उस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट हल हो जाए लेकिन लिमिट वैल्यू के इक्वल ना आए और वो पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट हो। याद रहे ये सारी बातें हम लिमिट पॉइंट्स के लिए कर रहे हैं। अगर पॉइंट डोमेन में से आइसोलेटेड हो तो फिर तो फंक्शन कंटिन्यूस ही है, फिर डिसकंटिन्यूटी की बात ही नहीं है। अगर पॉइंट डोमेन में से है, वो लिमिट पॉइंट है, उसकी लिमिट हल हो रही है और उसकी लिमिट का आंसर वैल्यू के इक्वल नहीं आ रहा, तो ऐसे पॉइंट के ऊपर हम कहेंगे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है और हम कहेंगे कि ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। हमने कहा ये है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो सकता है किसी पॉइंट पे अगर उसकी लिमिट हल ना हो या लिमिट हल हो जाए और लिमिट और वैल्यू सेम ना आए। अभी यहाँ हमने देखा है कि अगर लिमिट हल हो जाए और लिमिट और वैल्यू सेम ना आए तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है और हम उसको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। लेकिन अगर लिमिट ना हल हो तो भी फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। लिमिट ना हल हो तो मज़ीद हम दो तरह की डेफिनेशंस करने लगे हैं। पहले केस में जो हम डेफिनेशन कर रहे हैं वो है जंप डिसकंटिन्यूटी। जंप डिसकंटिन्यूटी हम ऐसी डिसकंटिन्यूटी को कहते हैं कि फंक्शन के ग्राफ में गैप आ रहा हो, उस पॉइंट के ऊपर वो फंक्शन का लिमिट पॉइंट हो, उसकी लेफ़्ट और राइट लिमिट्स हल हो रही हों। लिमिट ना हल हो रही हो, अलबत्ता लेफ़्ट और राइट लिमिट हल हो रही हों। जब मैं कह रहा हूँ लेफ़्ट और राइट लिमिट हल हो रही हैं और ये भी कह रहा हूँ कि लिमिट हल नहीं हो रही, तो इसका मतलब है बेसिकली लेफ़्ट और राइट लिमिट्स हल हो रही हैं लेकिन लेफ़्ट और राइट लिमिट का आंसर सेम नहीं आ रहा है। ऐसी सूरत में भी फंक्शन के ग्राफ में गैप आ जाता है, फंक्शन की लिमिट नहीं हल हो रही है और हम कहते हैं कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। और ऐसी डिसकंटिन्यूटी को हम फंक्शन की जंप डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। क्यों जंप डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, इसको एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है आर से आर पे, फंक्शन के फिर दो फार्मूले हैं। एक फार्मूला है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के है अगर एक्स 1 से लेसर इक्वल हो, अगर एक्स 1 से बड़ा हो तो फिर एफ ऑफ एक्स का आंसर एक्स प्लस 1 है। और हम ये कह रहे हैं कि 1 के ऊपर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है और इसकी जो डिसकंटिन्यूटी है वो जंप डिसकंटिन्यूटी है। डोमेन सारे रियल नंबर्स हैं, 1 इसका लिमिट पॉइंट है, 1 पे डिसकंटिन्यूटी की बात हो सकती है और किसकी मदद से हो सकती है, लिमिट की और वैल्यू की मदद से हो सकती है। हम सबसे पहले इसकी 1 पे वैल्यू हल करते हैं। 1 पे इसकी वैल्यू हल करें तो इस पहले फार्मूले से 1 पे इसका आंसर 1 है और दूसरा हम इसकी लिमिट हल कर रहे हैं। चूँकि 1 से छोटे नंबर्स पे फंक्शन का फार्मूला अलग है और 1 से बड़े नंबर्स के लिए फंक्शन का फार्मूला अलग है और हमने 1 के करीब वाले नंबर्स की बात करनी है, 1 पे लिमिट की बात करनी है, इसलिए हम फंक्शन की लेफ़्ट और राइट लिमिट ले रहे हैं, यानी 1 से छोटे की लिमिट अलग हल कर रहे हैं और 1 से बड़े नंबर्स की लिमिट अलग हल कर रहे हैं। पहले लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस हल करते हैं, यानी 1 के करीब 1 से छोटे नंबर्स, और अगर x 1 के करीब हैं 1 से छोटे हैं तो f ऑफ x का फार्मूला x है। f ऑफ x की जगह यहाँ x लिखा, इसकी लिमिट हल की, x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर लिया, लेफ़्ट लिमिट हल हो गई, लेफ़्ट लिमिट का आंसर 1 आ गया। अब 1 पे इसकी राइट लिमिट हल करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। 1 से बड़े नंबर्स के लिए फंक्शन का फार्मूला x प्लस 1 है, एफ ऑफ एक्स की जगह x प्लस 1 लिखा, लिमिट हल की कैसे, x की जगह 1 लिख के, तो 1 प्लस 1 2 इसकी राइट लिमिट का आंसर आ गया। राइट लिमिट भी हल हो गई है, लेफ़्ट लिमिट भी हल हो गई है, राइट लिमिट भी हल हो गई है, लेकिन लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट का जवाब सेम नहीं आया है। और हमें मालूम है कि लिमिट सिर्फ उसी वक्त एग्जिस्ट किया करती है जब उसकी लेफ़्ट और राइट लिमिट का जवाब सेम आता है। क्योंकि लेफ़्ट और राइट लिमिट का जवाब सेम नहीं आया है तो फंक्शन
की लिमिट नहीं है, और अगर फंक्शन की लिमिट नहीं है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। और ऐसी डिसकंटिन्यूटी को हमने जंप डिसकंटिन्यूटी कहा है। इसका मतलब है ये फंक्शन x=1 पे एक जंप डिसकंटिन्यूटी रखता है। ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि इसका नाम जंप डिसकंटिन्यूटी क्यों रखा गया है। ये मेरे पास इस फंक्शन का ग्राफ है। x 1 हो तो f(x) से इसका आंसर 1 निकलता है, 1 पे 1 है, और 1 से छोटे नंबर्स के लिए सेम आंसर लेते हुए ये ग्राफ बन रहा है। 1 के ऊपर इस फार्मूले से जवाब 1 आ रहा है, 1 से बड़े नंबर्स के लिए इस फार्मूले से जवाब मालूम करें और ग्राफ ड्रा करें तो ये ग्राफ ड्रा हो रहा है। आप देख रहे हैं कि अगर मैं इधर से चलना शुरू करूं, यहाँ पे आऊँ और ग्राफ के अगले पार्ट पे जाना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे जंप करनी पड़ेगी। फंक्शन के ग्राफ में गैप आ गया है और एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे जाने के लिए आपको जंप करना पड़ती है, इसलिए हमने इस डिसकंटिन्यूटी को जंप डिसकंटिन्यूटी कहा है। हमने अभी तक 2 तरह की डिसकंटिन्यूटीज़ की बात की है। एक हमने ये बात की है कि लिमिट हल हो रही है और लिमिट और वैल्यू सेम नहीं आ रहे, जिसको हमने रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहा है। और दूसरी जो डिसकंटिन्यूटी की बात की है उसमें लिमिट हल नहीं हो रही, अलबत्ता लेफ़्ट और राइट लिमिट दोनों हल हो रही हैं और दोनों का जवाब सेम नहीं आ रहा है, इसलिए हमने फंक्शन को कहा है कि वो डिसकंटिन्यूअस है और इसे जंप डिसकंटिन्यूटी कहा है। इन दोनों में से कोई सी भी डिसकंटिन्यूटी हो, हम उसको सिंपल डिसकंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड कहा करते हैं। अगर ए आर का सबसेट है, एफ ए से आर पे कोई फंक्शन है, सी डोमेन का कोई पॉइंट है और लिमिट पॉइंट है, हम कहेंगे कि अगर फंक्शन सी पर जंप डिसकंटिन्यूटी रखता है या रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी रखता है तो फंक्शन हैज़ सिंपल डिसकंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड एट दैट पॉइंट सी। और अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट ना करे और उसकी लिमिट एग्जिस्ट ना करने की वजह ये ना हो कि लेफ़्ट और राइट लिमिट हल हो रहे हैं लेकिन जवाब सेम नहीं आ रहा, लिमिट एग्जिस्ट ना करने की कोई और रीज़न हो, या तो लेफ़्ट लिमिट हल ना हो रही हो या राइट लिमिट हल ना हो रही हो या लिमिट हल ही ना हो रही हो, तो भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। और ऐसी डिसकंटिन्यूटी को हम डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड कहा करते हैं। डेफिनेशन करने लगे हैं एसेंशियल डिसकंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। अगर फंक्शन ए से आर पे है, ए आर का कोई सबसेट है, सी ए का लिमिट पॉइंट है, अगर फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है सी पे और वो डिसकंटिन्यूटी फर्स्ट काइंड की नहीं है, यानी वो ना तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है ना वो जंप डिसकंटिन्यूटी है, तो हम कहेंगे फंक्शन की जो सी पे डिसकंटिन्यूटी है वो सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी है या एसेंशियल डिसकंटिन्यूटी है। एक एग्जांपल भी देख लेते हैं जिसमें डिसकंटिन्यूटी की वजह ये है कि फंक्शन की लिमिट हल नहीं हो रही है, और लिमिट हल ना होने की वजह ये नहीं है कि लेफ़्ट और राइट लिमिट का जवाब डिफरेंट आ रहा है, बल्कि इसके अलावा कोई और वजह है। हमारे पास एग्जांपल है। एग्जांपल ये है कि फ़ंक्शन आर से आर पर डिफ़ाइन है और फंक्शन का फार्मूला ये है कि 0 पे फंक्शन का आंसर 1 है और 0 के अलावा फंक्शन का आंसर sin 1/x है, और क्लेम ये है कि 0 के ऊपर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और ये इसकी सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी है। 0 पर वैल्यू हमारे पास 1 मौजूद है, 0 पर लिमिट निकालें तो क्या निकल आएगी। हम पहले प्रूव कर चुके हुए हैं लेक्चर नंबर 75 में कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। हमने इसकी लिमिट एग्जिस्ट ना करने के लिए 2 डिफरेंट तरह की सीक्वेंसेस ली थी और सीक्वेंशियल क्राइटेरिया की मदद से कहा था कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इसकी राइट लिमिट भी नहीं एग्जिस्ट करती, इसकी लेफ़्ट लिमिट भी नहीं एग्जिस्ट करती, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। और लिमिट एग्जिस्ट ना करने की वजह ये नहीं है कि लेफ़्ट और राइट लिमिट सेम नहीं आ रहे हैं, बल्कि लेफ़्ट और राइट लिमिट में से कोई सी लिमिट भी हल नहीं हो रही है। हमने इसको सीक्वेंशियल क्राइटेरिया की मदद से प्रूव किया था कि इसकी लिमिट 0 पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो ऑब्वियसली फंक्शन 0 के ऊपर डिसकंटिन्यूअस है, और हम कहेंगे कि ये डिसकंटिन्यूटी कौन सी है, ये डिसकंटिन्यूटी एसेंशियल डिसकंटिन्यूटी है या ये डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड है। आज के लेक्चर में हमने कंटिन्यूटी एट अ लिमिट पॉइंट का क्राइटेरिया प्रूफ किया है, और हमने प्रूव ये किया है
कि किसी लिमिट पॉइंट के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस होगा इफ़ एंड ओनली इफ फंक्शन की लिमिट और वैल्यूज़ सेम आ जाएं। याद रहे कंटिन्यूटी सिर्फ डोमेन के पॉइंट पे चेक करते हैं। ऐसे लिमिट पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे जो डोमेन में हो। अगर डोमेन में हो ही ना तो हम उस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी को डिस्कस ही नहीं करेंगे। फिर हमने कंटिन्यूटी की क्लासिफिकेशन की है। हमने कहा है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करे और वैल्यू के इक्वल ना आए तो हम ऐसी डिसकंटिन्यूटी को रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। फिर हमने कहा है अगर लेफ़्ट और राइट लिमिट्स दोनों हल करें, दोनों हल हो जाएं और दोनों का जवाब डिफरेंट आ जाए या लिमिट हल ना हो पाए तो भी फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, और ऐसी डिसकंटिन्यूटी को हमने जंप डिसकंटिन्यूटी कहा है। और फिर हमने कहा है कि अगर डिसकंटिन्यूटी की वजह कोई और हो तो फिर हम ऐसे पॉइंट के ऊपर फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी को एसेंशियल डिसकंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड कहते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद चीज़ें सीखेंगे आने वाले लेक्चर्स में।